नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। बिहार में गाली पर गदर मचा हुआ है। राहुल गांधी के मंच से पीएम मोदी को अपशब्द कहने पर पटना में बवाल हो गया। विरोध प्रदर्शन के दौरान पटना में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। इस दौरान वहां पर जमकर लाठी डंडे चले, ईंट पत्थर भी चलाए गए। दरअसल बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता पीएम को अपशब्द कहने के विरोध में पटना कांग्रेस दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे थे। इसी दौरान दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हो गई, जो कि बाद में मारपीट में तब्दील हो गए। इसके बाद जो कुछ हुआ वो सियासत को शर्मसार करने वाला है या नहीं, अपने आप में सवाल है। पीएम को गाली देने वाले शख्स को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन कांग्रेस आरोप लगा रही है कि गाली देने वाला आरोपी कांग्रेस का नेता या कार्यकर्ता नहीं, बल्कि बीजेपी का एजेंट है। वहीं बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी की घृणित राजनीति का ही यह परिणाम है, क्योंकि राहुल ही उकसाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता पीएम को लगातार अपशब्द कह रहे, गाली दे रहे। बीजेपी ने राहुल गांधी से सार्वजनिक तौर पर माफी की मांग की है, लेकिन सवाल है कि बिहार में आखिर गाली वाली सियासत क्यों, और यह क्या पहली बार है? पीएम मोदी के लिए अपशब्द कहना साजिश है, ब्लंडर है, या फिर सियासत का हिस्सा है? इन तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इसी बीच में एक और बड़ी खबर आई, जहां पर अमित शाह की गर्दन काटने की मांग भी उठ गई है, और वो अपने आप में सियासत के कौन से रंग को दर्शाती है पूरे देश में, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पर हम चर्चा करें, उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। बिहार की सियासत में गाली पर गदर हुआ, लाठी डंडे चले, ईंट पत्थर चलाए गए, हंगामा और बवाल जोरदार हुआ। पटना में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झंडा और डंडा युद्ध तब शुरू हुआ जब राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा में राहुल तेजस्वी के मंच से प्रधानमंत्री मोदी को गाली दी गई, जिसके विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पर धावा बोल दिया। हाथों में झंडे लेकर नारेबाजी करते हुए बीजेपी कार्यकर्ता पटना में कांग्रेस दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करने लगे। इसी दौरान दोनों दलों के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए, और इसके बाद जो कुछ हुआ इसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही। कांग्रेस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर अपने दफ्तर के अंदर घुसपैठ करने और वहां खड़े वाहनों में तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया है। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि वे पटना कांग्रेस दफ्तर के बाहर शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अंदर से ईंट पत्थर चलाया, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता भड़क गए। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गुंडों के रूप में सदाकत आश्रम का गेट तोड़कर घुस गए अंदर, जो हमारा कांग्रेस का मुख्यालय है, वहां खड़ी ट्रक, वहां हमारे कारें, जीप, हमारा भवन, उसमें हिंसा की, तोड़फोड़ की। यही नहीं, जो कांग्रेस का कार्यकर्ता मिला उसे लहू लहान कर दिया। तो देख सकते हैं, हम प्रदर्शन करने आए थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। कांग्रेस कार्यालय के अंदर से ईटा पत्थर चलाए जा रहे हैं, बंदूक दिखाए जा रहे हैं। तो भाजपा क्या कहता है, बंदूक और ईटा से नहीं डरता, पत्थर भी खाएगा, माथा भी फोड़ाएगा, शहीद हो जाएगा, पर इस मां के अपमान का बदला लेके रहेगा। आरोपों के तीखे बाण दोनों ओर से चले। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए, और इस बीच इस बवाल पर राहुल गांधी का भी बयान सामने आया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, सत्य और अहिंसा के आगे असत्य और हिंसा टिक ही नहीं सकते। मारो और तोड़ो, जितना मारना तोड़ना है, हम सत्य और संविधान की रक्षा करते रहेंगे।
राहुल के दावे, पटना में हुए बवाल और सियासी सवालों के बीच दरभंगा में पीएम मोदी को गाली देने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी रिजवी को बिहार पुलिस ने दबोच लिया, लेकिन इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने आरोपी को लेकर बड़ा दावा किया। किसने की टिप्पणी? इन्हीं के एजेंट घूमते रहते हैं, करते रहते हैं बदमाशी और फिर ये मुद्दा बनाते हैं ताकि यात्रा से ध्यान हटा सके। ये बौखलाए हुए हैं हमारी इस यात्रा से। इनकी चोरी पकड़ी गई है, इसलिए बौखलाए हुए हैं। कौन है जो गिरफ्तार हुआ है, किसका आदमी है, किसने करवाया, उससे पता लगाइए। कांग्रेस नेता गाली देने वाले शख्स को लेकर बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन जब राहुल और तेजस्वी के मंच से पीएम को अपशब्द कहे गए तो बीजेपी का पारा चढ़ गया। बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ सियासी हथियार की धार तेज कर ली और राहुल पर सबसे बड़ा प्रहार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर कर आपको जनादेश प्राप्त होगा क्या? मैं आज कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं, जितनी ज्यादा गालियां मोदी जी को आप दोगे, कमल का फूल इतना ही बड़ा होकर खिलकर आसमान तक पहुंचे। कांग्रेस की तथाकथित वोट अधिकार यात्रा में जिस तरह से कांग्रेस आरजेडी के मंच से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दिवंगत पूज्य माता जी को गाली दी गई है, वह घोर निंदनीय और भर्त्सना के योग्य है। यह अभद्रता की सारी सीमा लांघ चुके हैं। ये दो शहजादे का बिहार की धरती पर बिहार की संस्कृति का तिरस्कार भी इन लोगों ने किया है। जिस प्रकार की अभद्र और अशिष्ट नारे लगाए गए हैं, अत्यंत निंदनीय और राजनीति के गिरते हुए अमर्यादित चरित्र को दर्शाता है। हम इसकी निंदा करते हैं। बिहार चुनाव से पहले पीएम मोदी को अपशब्द कहने पर सियासी गलियारे का तापमान चढ़ रहा है। बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया है, हालांकि कांग्रेस इसे बड़ी साजिश करार दे रही है। आरोपी को बीजेपी का एजेंट बता रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या वाकई ये साजिश है या कांग्रेस का ब्लंडर। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। बहरहाल तो सियासत में शहादत के लिए सभी बेताब है, कौन आगे बढ़ जाए बस इसी के लिए रस्साकशी चल रही है। लेकिन सवाल इस बात का है कि रैली किसी और की, एजेंट किसी और का, इस तर्क में आखिर कितना दम है? या फिर बीजेपी पर जो आरोप लगा कि कार्यकर्ता वहां पर आंदोलन या प्रदर्शन के नाम पर जाते हैं और फिर सदाकत आश्रम जाकर तोड़फोड़ करते हैं, उसमें कितनी सच्चाई है? ना पुलिस कुछ कहने को तैयार, ना ही कोई और बोलने को तैयार, लेकिन आरोप प्रत्यारोप में कोई कमी नहीं। हमारे साथ कुछ खास मेहमानों से मैं आपको तारुफ कराता हूं, चर्चा में आगे बढ़ते हैं। अनंत अमित हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, वो स्वागत है अनंत आपका। सैयद हसनानुल हक हैं, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ, बहुत स्वागत है हक साहब आपका। और प्रवीण कुमार है, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ, बहुत स्वागत है प्रवीण जी आपका। सबसे पहले शुरुआत अनंत में आपसे ही कर रहा हूं, यह अनंत कथा कब तक चलेगी? जब तक बिहार की राजनीति उस मोड़ पर ना जाए कि चुनाव का परिणाम दिखाई दे कि हां किसके पक्ष में या विपक्ष में गया, या तब तक ऐसे ही आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, मंचों से एक दूसरे को कोसा जाएगा, अब शब्दों का इस्तेमाल होगा और अंत में एजेंट और साजिश पर बात खत्म हो जाएगी? देखिए, सर्वप्रथम तो आपने ये कहा कि ये कथा कब तक चलेगी, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस एक लोकतंत्र में हर किसी को अपने बोलने की अभिव्यक्ति की आजादी है। अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब यह नहीं होता है कि किसी को भी किसी की मां बहन को गाली देना। और आप किसको गाली दे रहे हैं? माननीय प्रधानमंत्री को आप एक व्यक्ति को गाली नहीं दे रहे, आप देश के प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं। और जिस तरीके की भाषा का प्रयोग किया गया माननीय राहुल गांधी जी के मन से, माननीय तेजस्वी यादव जी के मन से, यह दर्शाता है कि इनकी नैतिकता और इनकी पतन किस तरीके से राजनीति में हो रही है। और जहां तक वो बात कर रहे वोट संविधान यात्रा की बात कर रहे हैं, लेकिन वैसे करते करते जिस तरीके से पूरे बिहार में पिछले 14 दिनों से राहुल जी पूरा बिहार का भ्रमण करने की बात कर रहे हैं और जिस तरीके से घुसपैठी बचाओ यात्रा कर रहे हैं और जिस मन से ये कहा गया है, ये हिंदुस्तान कभी ऐसे लोगों को माफ नहीं करेगा, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। राजनीति में एक सुचिता होती है, उस सुचिता के आधार पे आप भाषा का प्रयोग करिए, लेकिन जिस भाषा का अतुल जी प्रयोग किया गया है, ये बिहार की 13 करोड़ आबादी का अपमान है, हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता का अपमान है। और अतुल जी, मैं बताना चाहता हूं, हम लोग झारखंड बिहार से आते हैं, झारखंड बिहार में तो साला भी अगर किसी को बोल देता है, वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी गाली होती है। और जिस मन से मां और बहन की गाली दी गई है, ये हिंदुस्तान कभी ऐसे लोग
को माफ नहीं करेगा। और जो रफीक जिस तरीके का व्यवहार किया, आज बिहार पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया और उसकी पूछताछ चल रही है। और कांग्रेस के बड़े नेता जिस तरीके से आकर कह रहे हैं, कोई व्यक्ति ये नहीं कर रहा, पवन खेड़ा जैसा आदमी और प्रमोद तिवारी जैसे आदमी ये आकर कह रहे हैं कि बिहार की बात करें। अरे आपने माननीय प्रधानमंत्री जी को क्या क्या नहीं कहा 2014 से लेकर आज तक में, लेकिन अभी जो बिहार में जो बात हुई है वो कभी भी उस माफी के काबिल नहीं है। और इसकी कितनी भी भर्त्सना की जाए, कितनी भी निंदा की जाए, वो कम है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, आज जिस तरीके से लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपने प्रदर्शन करने का अधिकार है लोकतांत्रिक तरीके से, और आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस के मुख्यालय पे गए तो कांग्रेस की तैयारी, अतुल जी देखिए, कांग्रेस की तैयारी है, पत्थरबाजों की तैयारी है। जो भाजपा सरकार ने जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक में इन पत्थरबाजों को सबक सिखाने का काम किया है, आज पुनः बिहार में हमारी एनडीए की सरकार है। और कांग्रेस के मुख्यालय में जिस तरीके से तैयारी की गई थी पत्थर और हथियारों के साथ, इसका जवाब हमारे कार्यकर्ता दे रहे हैं। और हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर लहू लुहान कर पत्थर से मारा गया है। लेकिन मैं आपके माध्यम से इस देश की जनता को और कांग्रेस को, इस युवराज को भी और आरजेडी के युवराज को बताना चाहता हूं कि भाजपा का कार्यकर्ता बहुत मजबूत होता है, आपके पत्थर और गोली से डरने वाला नहीं है। लोकतंत्र में लोकतंत्र की भाषा से आपको जवाब दिया जाएगा और इस जवाब का परिणाम आपको बिहार के आने वाले चुनाव में होगा। बिल्कुल, मैं आपकी बात से आनंद भाई सहमत हूं, क्योंकि जब आपने कहा कि इसको कथा ना कहें तो वाकई ये कथा नहीं, ये कलंक कथा है। क्योंकि मुझे वो दौर याद आता है जब इसी देश के लोकतांत्रिक हिस्से को अगर हम देखें तो सदन में वो दौर भी हमने देखा, वो दृश्य भी देखा जब लालू यादव, जो कि यहां पर बिहार में एक बड़े नेता है, उनके खिलाफ, उनकी पार्टी के खिलाफ आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी हंसते मुस्कुराते अटल बिहारी वाजपेयी को कहते हैं कि भाई नेहरू जी ने कहा था कि आप एक बार प्रधानमंत्री बन जाइए, अब तो साहब आप 2 बार बन गए, अब तो आप गद्दी छोड़ दीजिए। और तब पूरे सदन का जो माहौल था वो मुस्कुराता हुआ माहौल था, हंसते हुए दोनों ही स्वीकार कर रहे थे कि हां आप कह सकते हैं, मैं सुन सकता हूं। लेकिन आज वो शुचिता भी नहीं रही, आज वो दौर भी नहीं रहा। लेकिन जो आपने आरोप लगाया कि असल में बीजेपी के कार्यकर्ता गए, उनके साथ इस तरीके का हुआ, ठीक ऐसा ही आरोप कांग्रेस कह रही है। वो कह रही है रैली हमारी थी, मंच हमारा था, एजेंट आपका था। तो अतुल भाई, जो रफीक पकड़ा गया है वो रफीक किसका व्यक्ति था? वो कांग्रेस के मंच पर, आरजेडी के मंच पर कैसे पहुंच जाता है कार्यक्रम खत्म होने के बाद? और जो कार्यकर्ता वहां पे जिस तरीके से नारा लगा रहे थे, आप नारा लगाते हुए देखेंगे अतुल भाई तो आपको समझ में आ जाएगा। ये पूरे देश की 140 करोड़ जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता को और माननीय मोदी जी को किस तरीके से गाली दे रहे थे। और पूरा मंच और पूरा बिहार इस कथा के बाद, आपने जो कहा कथा, पूरा बिहार आज अपमानित अपने आप को महसूस कर रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को, उस प्रधानमंत्री जी के लिए जो आज से 2014 से पहले वहां पर 1 लाख करोड़ रुपए देने का काम करते थे, 2014 के बाद आज 11 लाख करोड़ रुपए बिहार के उन्नति के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। और लगातार बिहार के दौरा पर जा रहे हैं। और बिहार का एक जनता आज जिस तरीके से माननीय मोदी जी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रहा है। और जो सामाजिक न्याय की बात करने वाले अतुल जी हैं, ये लोग कौन लोग हैं जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं? और उस सामाजिक न्याय के तहत एक गरीब के कोख से जन्म लिया हुआ पिछड़ा जाति का व्यक्ति माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जो अपमानजनक तरीके से मां की गालियां दी गई है, वो आज मां भी कलंकित हो रही है। और वो जिस तरीके से जो लोग एक कर रहे हैं, उनको भी ये वोट के आधार पर बिहार की जनता इनको ये जवाब देगी। मैं आपकी सारी बातों से सहमत हो सकता हूं, लेकिन उस मां को आपने कहा कि वो कलंकित हो रही है, इससे थोड़ा असहमत हूं। वो मां कलंकित नहीं हो सकती यहां पे रहते हुए भी या फिर स्वर्गवासी होने के बाद भी। उस मां के लिए कोई भी कुछ बोले, वो अपशब्द शायद उनके ऊपर ही जाएगा, इसकी उम्मीद हम कर सकते हैं। और सियासत में ऐसा ना हो, ये गुजारिश भी रहेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। सैयद हसनान उल हक, जिस तरीके की बात अनंत अमित ने कहा, उनका दुख भी है, क्योंकि उस पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं, उस पार्टी के लिए उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन जो कथा शब्द मैंने कहा, और उन्होंने कहा कि हाँ ये सही है या नहीं है, उस पर चर्चा हो सकती है। लेकिन इस चर्चा को कौन बढ़ा रहा? बीजेपी के एजेंट है, ये कांग्रेस का आरोप है। बीजेपी कह रही है कि भाई हमारा एजेंट कैसे हो सकता है, और हमारा एजेंट अगर आपके मंच पर चला जाए तो ये रणनीतिक चूक आपकी है। दूसरा आरोप कांग्रेस पर यह भी लग रहा कि आपके नेता ही उकसाने वाला बयान दे रहे हैं। जब आपके नेता ही प्रधानमंत्री के लिए, बड़े नेताओं के लिए शब्दों का, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो जो नीचे का कार्यकर्ता है वो अति उत्साहित हो जाता है। ये अति उत्साह है, गौरव करने वाला पल है, या फिर कुछ और है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका अतुल जी। आज जिस तरीके से बिहार में घटना हुई है,
जरा डिस्टर्ब हो रहा है, आवाज बीच पे डिस्टर्ब हो रही है। बोले सर, आपकी आवाज स्पष्ट आ रही है, आप बोले। बैठे हुए हैं, हमारे साथी जो बैठे हैं म्यूट कर ले तो जरा बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है आवाज आसपास जी। तो मैं कहना चाहूंगा सबसे पहले कि बिहार की धरती जो है ये गंगा यमुनी तहजीब की धरती है जी। ये बिहार की धरती जननायकों की धरती है, ये बिहार की धरती स्वतंत्रता सेनानियों की धरती है, ये बिहार की धरती हिंदू की धरती है, मुस्लिम की धरती है, सिख की धरती है, ईसाई की धरती है, तमाम लोगों की। लेकिन आज जिस प्रकार से और पिछले कुछ दिनों से जिस प्रकार से बिहार में घटनाएं हो रही है, अब शब्द का प्रयोग किसी के मन से हो रहा है या फिर कांग्रेस के कार्यालय पे अटैक हो रहा है, ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। किसी प्रकार से भी कोई भी ऐसा कर रहा है, मैं कड़ी निंदा करता हूं इसकी। अब रही बात बिहार के अंदर, वो बिहार में जो भी हो रहा है, इस तरीके की जो भी चीजें हो रही है, बिहार में चुनाव आने वाला है सब। ठीक है। और चुनाव में सब चाह रहे हैं कि अपनी राजनीति रोटी सेके, सब अपने तरफ से अपनी राजनीति रोटी सेक के आगे बढ़े। अब बात जिसने की है, जिस व्यक्ति ने, जहां तक मैं एक शाजली साहब हैं, कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने अपने पोस्ट से, अपने फेसबुक से अपलोड किया, एक पोस्ट अपलोड किया है जिसने गाली बकी है, जिस व्यक्ति ने, जिस लड़के ने गाली बकी है, उसकी ये फोटो है और इसने जो है बीजेपी का झंडा डाल रखा है। अब ये तो पुलिस तय करेगी कि वो बीजेपी का एजेंट है या कांग्रेस का एजेंट है या किसी और का एजेंट है, ये कांग्रेस। लेकिन इस तरीके की अपशब्द भाषा पहले भी, जैसे विधवा, कांग्रेस की विधवा का प्रयोग किया गया था किसी जमाने में, अभी कुछ दिन पहले ही किया गया था, ठीक है, शहजादा, हरामजादा, शमशान, कब्रिस्तान, इस तरीके की तो बातें कि जो करने वाले लोग हैं, मैं तो कहता हूं कि चुनाव आयोग इस तरीके की भाषा, शमशान, कब्रिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, जो ये तोड़ने वाली बातें करते हैं, तो चुनाव इलेक्शन कमीशन को ये चाहिए कि ऐसे लोगों का नॉमिनेशन कैंसिल करें, ऐसे लोगों को दूर रखें। लेकिन आज जो बिहार में जिस तरीके की घटना हुई है, मैंने देखा अभी टीवी चैनल्स पे कि पुलिस प्रशासन बिहार की खड़ी हुई है और सदाकत आश्रम में लोग घुसते हैं और सदाकत आश्रम के गेट को तोड़ा जाता है। ये एक तरीके से गुंडई है बिहार के अंदर। लोग कहते थे कि लोग जो गाली दे रहे थे वो क्या थी? गाली दे रहे थे वो क्या थी? पेशेंस रखिए। अगर आप सुने नहीं, आप नेशनल आपकी बात कैसे कर सकते हैं भाई? यू स्पीक, आप बोल सकते हैं। आपको हर तरीके से, आप रोड पे गुंडई भी करेंगे तो भी आप बोल सकते हैं, आप हर तरीके से आप बोल सकते हैं। लेकिन देखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखा कीजिए। आप बहुत अच्छा बोल रहे थे, बहुत अच्छी बातें कर रहे थे, लेकिन आपको सुनने की क्षमता रखनी चाहिए अंदर है, क्योंकि सत्ता में बैठे आप हैं, आपकी सरकार है, और कैसे गुंडे लोग सदाकत आश्रम के अंदर घुस जा रहे हैं, आपकी पुलिस प्रशासन। नहीं, मैं आपसे डिबेट नहीं करने बैठा हूं। मुझसे अतुल जी ने सवाल किया, मैं उनके तो सवाल का कैसे गाली? आप तो गुंडई सब आप गुंडे हैं, तो आपके कार्यकर्ता घुसे थे बीजेपी कांग्रेस के सदाकत आश्रम में। भाजपा के कार्यकर्ता है ना? आप मानते हैं कि भाजपा के कार्यकर्ता घुसे सदाकत आश्रम में, तोड़फोड़ की, मारपीट किया? लोकतांत्रिक तरीके से विरोध कर रहे थे, लोकतांत्रिक तरीके से विरोध कर रहे थे, पत्थरबाजी सदाकत आश्रम में। क्या कहता है हिंदुस्तान का? आश्रम से पत्थर कौन फेंक रहा था? आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या कहता है जानते हैं आप? फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब मां बहन की गाली देंगे क्या? आप क्या कहता है? आजादी का मतलब मां बहन की गाली देंगे क्या? देखिए, सबसे पहले आप मां बहन को गाली किसने दी? आपके लोगों ने दी। विधवा किसने कहा? ये तो आपके लोगों ने कहा। ये तो पुलिस प्रशासन तय करेगा ना जज पे कि ये जो आपका एजेंट है, ये जो बैठा हुआ है पट्टा लेके, आपका लेके, बीजेपी का पट्टा लेके चल रहा है, ये कौन? ये तो प्रशासन तय करेगी। प्रशासन बताएगी कि वो किसका एजेंट था, आपका था, आरएसएस का था, नाथूराम गोडसे का एजेंट था, वो जो देश की एकता अखंडता को तोड़ने के लिए आया, बिहार की जो एकता अखंडता को तोड़ने के लिए आया, वो कौन सा एजेंट है? ये तो तय करेगी बिहार की पुलिस, जो खड़े होकर तमाशा बिहार की स्वतंत्रता और बिहार की असीमता और बिहार की पहचान आप मुझे मत बताइए। बिहार की असीमता हमरा नहीं सिखा हुआ है, मिथिलांचल के रहे वाला छी हम, और सब पता छे हमरा सब पता छे कि बिहार की असीमता की है। ठीक है, अच्छा लगा। हक साहब, एक मिनट अमित आनंद,
एक सेकेंड, मिथिलांचल की भाषा सुन के देखिए, जितनी पीड़ा थी या जितना द्वेष था यहाँ पर, वो थोड़ी देर के लिए शायद गायब हो गया। अच्छा लगा हक साहब आपको सुनकर। अब फिर से वापस लौटते हैं अपने मुद्दे पर। भाई वो एजेंट किसी का भी हो सकता है, पुलिस तय करेगी। हक साहब की इस बात से मैं सहमत हूं। अब मेरा सवाल यह है कि अगर कोई जाए विरोध प्रदर्शन करने तो आप विरोध प्रदर्शन भी ना करने दें, या फिर उस पर एजेंट होने का आरोप लगा दें, या फिर एक तरफा बोल दें कि वो तो मारपीट करने आए थे। यह भी मुझे लगता है उचित नहीं है। शुरुआत कहां से होती है? प्रधानमंत्री के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल खुद राहुल गांधी ने किया, बात वहां से भी उठती है, लोग उसका भी आपत्ति कर रहे हैं। सोशल मीडिया का आपने यहां पर हवाला दिया, सोशल मीडिया पर बहुत कुछ भ्रामक है। मैं तीनों पैनलिस्ट से कहूंगा कि उनको कोट करना शायद हमारे और आप दोनों के लिए ठीक नहीं है। हम तीनों या हम चारों अगर चर्चा कर रहे हैं तो वहां पर अपनी बात को रखें। जो एजेंट का जिक्र हो रहा, पुलिस क्या करती है, क्या परिणाम होता है, उसका इंतजार करेंगे। क्या बड़े नेताओं को आगे नहीं आना चाहिए था? यह नहीं कहना चाहिए था कि हां, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से या बीजेपी की तरफ से जो भी कर रहा है वो अब बंद होना चाहिए, या फिर ये एक रणनीतिक हिस्सा बन गया है हर बार चुनाव का? हक साहब जल्दी से अपनी टिप्पणी करिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। देखिए, ये वोट भुनाने का और सांप्रदायिकता फैलाने का ये तरीका है बिहार के अंदर। नहीं, बिहार के अंदर, पूरे देश के अंदर। मैंने इसीलिए कोट किया था कि हर बार हम देख रहे हैं, लगातार चुनाव में हम देख रहे हैं। सिर्फ बिहार की बात नहीं कर रहे, इसके पहले कभी, क्योंकि आप भी पुराने उदाहरण दे रहे हैं, मैंने भी बहुत पुराना उदाहरण दिया था और लोग भी उस बात का यहां पर समर्थन कर रहे हैं। यह हर बार क्या रणनीतिक हिस्सा बन गया है? अतुल जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। देखिए, ये पूरे हिंदुस्तान का मुद्दा बना हुआ है। जिस तरीके से एकता अखंडता को तोड़ने का काम होता है और बीच में कुछ ना कुछ ऐसा लाया जाता है, शगुफा छोड़ा जाता है कि आपस में लोग लड़े भिड़े। ठीक है, ये जो लोग कहते हैं, जो करते हैं, बड़े बड़े मंचों से कहते हैं, ये तो बोल के चले जाते हैं, लेकिन घायल होते हैं, मारपीट होती है जिनके साथ, जिनका सर फूटता है, वो गरीब के बच्चे होते हैं, नौजवान होते हैं, किसान के बच्चे होते हैं। तो आप अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए गरीब किसान बच्चों को आप करते हैं। अब देखिए, बिहार में कभी किसी पे घटना हो जाती है, कभी किसी पे अटैक हो जाता है। ये पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, लेकिन अभी बिहार में हॉट मुद्दा चल रहा है। बिहार हॉट सीट बहुत बनी हुई है कि पूरा बिहार को ये भुनाने का तरीका है। और मैं सबसे पहले कंडेम करता हूं, मैं कंडेम बिल्कुल करता हूं कि मैं गांधी जी का मानने वाला हूं, अहिंसा परमो धर्मा पे अपना जो है विश्वास रखता हूं, मैं संविधान पे रखने वाला व्यक्ति हूं। आप प्रदर्शन करने का सारे लोगों को, सभी पार्टी के लोगों को, सभी धर्म के लोगों को प्रदर्शन करने का हक है, लेकिन प्रदर्शन में जो गुंडे लोग घुसे हुए हैं, जो लोग गुंडाई कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, अब इस पर भी सदाकत भाई, इस पर भी चर्चा हो सकती है ना। अब जो आपने कहा यहां पर कि इस पर विचार करना होगा, आपने पहले कमेंट में कहा था कि इस पर विचार करना होगा। वाकई विचार करना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस कह देती है कि बीजेपी का एजेंट है, बस आरोपों की सत्यता थोड़ी ज्यादा है, उस बात पर वो आगे बढ़कर अपनी मुहर लगा देते हैं। अब प्रवीण भाई, एक पत्रकार के लिए बड़ी चुनौती हो जाती है कि एजेंट को कैसे तय करें। उनका मंच है, एजेंट किसी और का है। एजेंटों के जरिए आखिर कौन अपनी राजनीतिक रोटी साध रहा है? जिस भाषा का, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया राहुल गांधी के मंच से ट्रंप को कोट करते हुए, वहां से शुरुआत होती है। और ये पहली बार शुरुआत नहीं है, इसके पहले भी। और कांग्रेस जवाब देती है। आपने कहा कि उनके नेता या बड़े नेता, और खुद प्रधानमंत्री के लिए कहा जाता है कि उन्होंने सोनिया गांधी के लिए क्या क्या कहा था। मैं फिर से एक उदाहरण देता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने सदन के अंदर खड़े होकर कहा था कि मुझे किन किन शब्दों से नवाजा गया है, और वो बड़ी लंबी चर्चा थी, हमने सुना था, देखा था। वो दौर खत्म हो गया है। लेकिन आज के दौर में फिर से जब इस बात पर सियासत हो रही, क्या वाकई ये वोट में तब्दील हो पाएगा? मुद्दों की राजनीति करने वाली तमाम पार्टियां, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, जदयू हो, बाकी और दल हैं, वो सभी मुद्दों को लेकर गए थे मैदान में, और अब मंचों से गालीबाजी या फिर कहें मारपीट, वही तस्वीरें चर्चा में सामने है। जी अतुल, मेरा ये कहना है कि बहुत पहले एक मंच से जब जवाहरलाल नेहरू उतर रहे थे तो अचानक से उनके पैर लड़खड़ा गए, और जब जैसे ही पैर लड़खड़ाए तो रामधारी सिंह दिनकर ने उनको संभाल लिया, और उन्होंने एक पंक्ति कही जे जब जब राजनीति लड़खड़ाएगी तो साहित्य उसे संभालेगा। आज न राजनीति वैसी हो रही है, न साहित्य वैसा हो रहा है। तो इस तरह के भाषा, मतलब जो जिस भाषा की शालीनता की बात उस समय हो रही थी, वो भाषा में शालीनता कहाँ गायब है, भाषा की सूचिता कहाँ गायब है, इसको क्या कहा जा रहा है,
मेरा मानना है कि पर्सनल अटैक तक तो ठीक है, जैसे 2013-14 चुनाव से पहले ही राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी के बारे में जो भी पर्सनल बातें कही जा रही थी, एक बार बेनी प्रसाद वर्मा ने उनको पागल कुत्ता कह दिया था और कहा था कि अगर पागल कुत्ते के हाथ में संसद दे दिया जाए तो कैसा होगा। 2013 में एक उनका बयान था। उसके बाद किसी ने चोर कहा, किसी अभी तो वोट चोर वाला मामला चल ही रहा है। लेकिन इस संदर्भ में पर्सनल अटैक तक तो मेरा मानना ठीक था, क्योंकि वो राजनीति हो रही है। लेकिन पर्सनल अटैक से आगे जब पारिवारिक अटैक, जब किसी के माँ बहन के बारे में ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो राजनीति किस गर्त में चली गई है, कहाँ गिरी है, इस पे प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। ये क्या राजनीति में ऐसे व्यक्तियों को आना चाहिए? और जिनके मंच से सीधा सीधा एक सवाल उठता है, उंगली तो उसी पर उठेगी ना जिनके मंच से इस तरह के बयान आए हैं। बिल्कुल। वो मंच पर वो व्यक्ति गया क्यों, ये तो कहना पड़ेगा ना। उसको मंच पर गया क्या, मंच पर लाया कौन? तो मंच पर जिस मंच से उसने इस तरह के बयान दिए, भले ही आज गिरफ्तार हो गया, लेकिन उसके बयान तो चर्चा में उस मंच वाले के चर्चा में जाएगा ना, उस मंच वाले के खाते में जाएगा। तो अगर मंच वाला इसको कंडेम नहीं करता है, पर्सनल व्यक्ति पर अटैक करके उसके मार्क के बारे में जब ऐसी बातें कहता है और मंच वाला कंडेम नहीं करता है, तो वो मंच मेरे हिसाब से एक पत्रकार होने के नाते बैलेंस पत्रकार जो होते हैं वो सही बात कहते हैं, और सही बात कहने के नाते सब कुछ जो भी दोषी होगा पहले मंच वाला होगा। बाद में आज जो सदाकत आश्रम पे तोड़फोड़ की चर्चा है, शांति तरीके से प्रोटेस्ट हो रहे थे और उस प्रोटेस्ट में पत्थरबाजी की जो बात सामने आई है, और उस पत्थरबाजी में फिर ये लोग सदाकत आश्रम में घुसे हैं, तो कोई आपको मेरा ही कहना है, हम लोग पत्रकार हैं और हम लोगों को भी कोई मारने की कोशिश करेगा तो उसका तो जवाब हम देंगे ही देंगे ना, हम फिट के थोड़े ही आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो बड़े नेता हैं उस पार्टी के, उन बड़े नेताओं को आना चाहिए और कहना चाहिए ये जो ऐसी भाषा है, ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और इस तरह के भाषा, क्योंकि बिहार की जो धरती है, कहीं मगध की धरती है, तो कहीं चंद्रगुप्त मौर्य की धरती है, कहीं चंपारण गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ, तो उस समय भी जहां पे बहुत सारे राजा, सही बात है। इतिहास बहुत गौरवशाली है, लेकिन अभी जो वर्तमान दिख रहा है उसमें कह सकते हैं क्या उसी धरती में उकसाने की कोशिश है, दूसरे वाले को गलत और अपने वाले को सही साबित करने की होड़ मची हुई है। गलत को गलत और सही को सही नहीं कहेंगे तो फिर दृश्य ऐसा ही होगा। हमारे साथ आप तीनों लगातार बने रहिए। इस बीच में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री दोनों आमने सामने हैं। सुनिए मोहन यादव और दिग्विजय सिंह क्या कह रहे हैं उस पूरे प्रकरण पर। कांग्रेस की तथाकथित वोट अधिकार यात्रा ने जिस प्रकार से और जिस भाषा में यशस्वी प्रधानमंत्री की दिवंगत माताजी के लिए जो शब्द उपयोग किए हैं, ये मैं मान के चलता हूँ ये गाली की भाषा इस देश की नहीं हो सकती है, ये बिहार की भाषा भी नहीं हो सकती है। मैं कटु शब्दों में निंदा करता हूँ और खास करके यशस्वी प्रधानमंत्री की माताजी को लेकर के ये जो अभद्र भाषा बोली गई दो शहजादों द्वारा, ये सारी सीमाओं का उल्लंघन है। ऐसे बातों को ना तो बिहार बर्दाश्त करेगा ना देश बर्दाश्त करेगा। किसने बयान दिया, किसका बयान है, इसकी जांच पड़ताल होना चाहिए। कोई नहीं चाहेगा, कांग्रेस का कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा कि प्रधानमंत्री जी के कोई निजी परिवार पर किसी प्रकार का अपशब्द बोला जाए। ये कांग्रेस की संस्कृति नहीं है। पकड़िए उसको, खिलाफ कार्रवाई करिए। बहरहाल तो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के और पूर्व मुख्यमंत्री दोनों को आप सुन रहे थे कि पकड़िए और कार्रवाई करिए। ये किसी की भाषा नहीं हो सकती, किसी पार्टी के द्वारा इसको समर्थन नहीं मिल सकता। लेकिन सवाल यही है कि बात सिर्फ गाली गलौज तक नहीं है, बात और आगे बढ़ चुकी है। महुआ मोइत्रा ने यहां तक कह दिया है कि गृहमंत्री का जो गर्दनों से काट के परोसा जाए, उस पर भी बीजेपी हमलावर है। लेकिन जो बिहार में चल रहा उस पर अनंत अमित जो आपने अपनी तरफ से बात रखी, उसको सैयद हसनाउल हक ने कहा कि आप एक तरफा बात कर रहे हैं। और बीजेपी पर यह भी आरोप लग रहा है कि आप इसी एक तरफा बात के चक्कर में ही यह दावा करते हैं कि जब जब ऐसा होता है
कमल और खिलता है, यानी सूट करता है आपको? देखिए अतुल जी, जिस तरीके से अभी डिबेट में हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, मैं अब एक भाजपा का जिम्मेदार कार्यकर्ता होने के नाते मैं अपनी भाजपा की बात रखी, लेकिन प्रवीण जी तो एक पत्रकार है, चौथे स्तंभ है देश के। प्रवीण जी ने जो बातें रखी, वो प्रवीण जी भी इस बात को मान रहे हैं कि वहां पे गलत हुई, और इस तरह की भाषा का प्रयोग किसी भी दल के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए ये क्षमा मात्र नहीं है। लेकिन हक साहब ने इतने भाषण दिए, बिहार की पूरी परंपरा बता दी, मैथिल में मिथिलांचल की बात कर दी, लेकिन हक साहब ने ये नहीं कहा कि इस तरह के लोगों को कभी माफ नहीं करना चाहिए और ये क्षमा के पात्र नहीं है। ऐसी भाषा का लोकतंत्र में, ऐसी भाषा की कोई जगह नहीं है, ये बात उन्होंने नहीं कहा, लेकिन पूरी बात कह दी, पूरी बिहार की पूरी पृष्ठभूमि की बात उन्होंने कह दी। तो अतुल भाई, मैं ये कहना चाहता हूं, आज देश जहां पे खड़ा है, आज 146 करोड़ का देश, और माननीय प्रधानमंत्री जी 11 वर्षों से देश की सेवा कर रहे हैं। आज जापान के अंदर जिस तरीके से मातृत्व, जिस तरह से महिलाओं ने, माता बहनों ने उनका स्वागत किया, पूरी दुनिया देख रही है कि विदेशों में माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रतिष्ठा किस तरीके से है। लेकिन देश में जो शर्मसार करने वाली भाषा का प्रयोग किया गया है, ये मीडिया केवल देश की मीडिया नहीं है, दुनिया की मीडिया देख रही है। और जिस तरीके से कांग्रेस के आज अभी तक एक भी बड़े नेता का कोई बयान नहीं आया, और माननीय राहुल गांधी बिहार में भ्रमण कर रहे हैं, राहुल गांधी जी को ये चाहिए था कि राहुल गांधी जी कहते मंच पे आकर कि ये क्षमा के पात्र नहीं है, ऐसा कोई भी व्यक्ति है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी जी वो माफी नहीं मांग रहे, लोग हंसी के पात्र। देखिए, हम लोग भी उसी धरती से आते हैं, और प्रवीण जी पत्रकार है, प्रवीण जी को पता होगा 13 करोड़ बिहार के लोग न गाली देना जानते हैं, न गाली सुनना जानते हैं। दिल्ली और बंबई के सड़कों पे झगड़ा साला बोलने के बाद होता है, और किसी की मां बहन, वैसे अति पिछड़ा व्यक्ति जो देश का सबसे अति पिछड़ा व्यक्ति है, उनके खिलाफ इस तरह की भाषा का प्रयोग ये देश कभी माफ नहीं करेगा। और बिहार में तो कभी इस तरह की भाषा क्षमा के पात्र नहीं है। बिहार में तो हम तो साला नहीं सुनते हैं, और मां बहन की गाली पे कैसे बर्दाश्त करेंगे। हमारा एक एक कार्यकर्ता आज बिहार में रो रहा है, और उस बात को कह रहा है कि कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेंगे, और कार्यकर्ता सड़क स्वयं उतरे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने कोई एजेंडा नहीं बनाया, कार्यकर्ता उनकी भाषा के विरोध में उतरे हैं, और कार्यकर्ता लोकतांत्रिक तरीके से सड़क पे उतरे। लेकिन कांग्रेस के कार्यालय के अंदर से पत्थर कौन फेंक रहा था, बंदूकें कौन दिखा रहा था, यह भी जांच का विषय है। इस पे हक साहब कुछ नहीं कहेंगे। हक साहब, हमारा यह है कि राजनीति होनी चाहिए, राजनीति हर व्यक्ति को करना चाहिए, लेकिन इस स्तर पे आके राजनीति करने का कोई फायदा नहीं। ऐसे राजनीति को हम अपने पैरों से मारते हैं। राजनीति हम मां बहन की गाली सुनने के लिए नहीं आए हैं, मां बहन की गाली देने के लिए नहीं आए हैं। राजनीति हम सेवा की भावना से आए हैं, और सेवा हमारा पार्टी और हमारा देश, हमारी पार्टी और हमारी सरकार जिस तरीके से देश में विगत 11 वर्षों से कर रही है, पहले भी हमने किया है। हमने कभी किसी की मां बहन की लेकर बात नहीं कही, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए लेकर, नीच से लेकर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष तक ने जिस भाषा का प्रयोग किया, वो क्षमा के पात्र नहीं है। लेकिन अति तो तब हो जाती है दरभंगा में, मिथिलांचल में, जो मिथिला सीता की भूमि है, सीता की भूमि से जिस तरीके से गाली दिया जाता है, और जिस तरीके से सीता मां की जानकी मंदिर पुरौदा धाम में बनाया जा रहा है 1000 करोड़ का, अभी 8 तारीख को माननीय गृह मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने शिलान्यास किया। आज सीता की मां की धरती रो रही होगी इन भाषाओं के। नहीं, बिल्कुल, सियासत में इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल ना हो, इस पर सभी फोकस करते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। पिछले कुछ सालों से ये अपने आप में विडंबना है। आप सभी हमारे साथ बने रहे हैं। इस बीच में एक बड़ी खबर आ रही है, पीएम को अब शब्द कहने पर ओवैसी का बयान आया है। शालीन शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए, राजनीति में विरोध निंदा करें, लेकिन मर्यादा ना लागे। लोकतांत्रिक अधिकार आपका है विरोध करने का, निंदा करने का भी, लेकिन इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ओवैसी ने कहा कि मर्यादा लागेंगे तो यह सही नहीं है किसी भी पार्टी, किसी भी नेता के लिए। असदुद्दीन ओवैसी, जो कि बिहार में अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि भी तलाशते रहे हैं, लेकिन ऐसे मुद्दों पर खुलकर वो बोलते भी हैं। उनका कहना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपको विरोध करने का अधिकार है, आप विरोध करिए, लेकिन कम से कम जो शब्द हैं उसकी मर्यादा का ख्याल जरूर रखिए। नहीं, अल्फाज का इस्तेमाल जो है अच्छा होना चाहिए। आप इख्तलाफ करिए, आप मुखालिफत करिए, आप जितना हो सके क्रिटिसाइज करिए, कंडेम करिए, मगर अगर आप उस अदब के दायरे से अगर आप निकल जाते हैं तो फिर वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए, चाहे किसी की बात हो। आप प्रधानमंत्री को बहुत क्रिटिसाइज करिए, दवा का क्रिटिसाइज करिए, और कभी कभी लाइटर वेन में कुछ बात कर भी दीजिए, मगर एक बात याद रखिए कि अगर आप उस चीज को, आप उस लाइन को क्रॉस कर रहे हैं तो वो ठीक नहीं है। फिर हम जो हमारी बहस का, गुफ्तगू का, या हमारा जो डिबेट होगा वो बहुत ही गलत और वल्गर किस्म का होगा। अगर कोई दूसरा कर भी रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि हम
उसका देखा देखी करें। देखिए, तो वैसे साहब को आपने सुना, उन्होंने कहा कि लाइटर वे में आप कुछ कह भी सकते हैं और ये होता रहा है, लेकिन आज के दौर में शायद अब मर्यादा लांघने से पीछे कोई नहीं जा रहा। दोनों ही पार्टियां, सभी पार्टियों में एक तरीके से कह सकते हैं हुड़ मची हुई है। हक साहब जो बात अनंत अमित ने कही, उन्होंने कहा विरोध कर सकते हैं, वही ओवैसी साहब भी कह रहे हैं, लेकिन विरोध करने का यह तरीका, कुछ उदाहरण दिए गए। आप विरोध कर सकते हैं, आप नाराजगी जाहिर कर सकते हैं बिहार के अंदर, लेकिन आकर इन शब्दों का इस्तेमाल करना उसी बिहार के अंदर जहां पर जो बिहारी कहीं बाहर जाते हैं, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तमाम जगहों पर, और वहां पर उनको गालियों से नवाजा जाता है, तब कितनी तकलीफ होती है। लेकिन उसी बिहार के अंदर आकर वही नेता, वही पार्टियां उन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, तो फिर वहां के लोग जिनके ऊपर यह आरोप लगता है कि हां उन्होंने ऐसा कहा, बिहारियों के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, वो सोच रहे होंगे कि हमने क्या गलत किया, कोई दिक्कत है इसमें? फिर वो हक की बात कहां है? आप अनंत अमित को हक ना दें, बीजेपी को हक ना दें, किसी और पार्टी को हक ना दें, लेकिन बिहार के लोगों को तो हक दें कि बिहार में रहकर ही कम से कम उन पर यह आरोप ना लगे। देखिए अतुल जी, आप जब मैंने अपनी बोली की शुरुआत की थी, मैंने बोलना शुरू किया था, मैंने सबसे पहले इन दोनों चीजों को कंडेम किया था। अनंत अमित जी हमारे मित्र बैठे हुए हैं हमारे, तो उन्होंने सुनने में लगता है उनको दिक्कत आई, तो मैंने सबसे पहले जो है कंडेम किया। मैं इनसे ऐसी चीजों को कंडेम करने वाला व्यक्ति हूं जो ऐसी चीजों को हमेशा कंडेम करता रहा। इस तरीके की भाषा का प्रयोग करे, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करे या फिर उग्र प्रदर्शन करे, मैं दोनों का विरोधी हूं, इन दोनों का। रही बात आगे कि लोग सिर्फ एक तरफ की बात नहीं करनी चाहिए। अमर्यादित भाषा जो प्रयोग जो बीजेपी के तरफ से की गई, उसको भी मैं कंडेम करता हूं। और कांग्रेस के मन से जो व्यक्ति बीजेपी का आदमी एजेंट हो या फिर कांग्रेस का एजेंट हो या किसी भी पार्टी का विशेष का एजेंट हो, वो तो पुलिस बताएगी, ठीक है, और पुलिस बता करके जांच करके करेगी और जो भी कार्रवाई करनी होगी पुलिस करेगी, मैं उसको कंडेम करता हूं। लेकिन यहां यह भी कंडेम करता हूं पूरे बिहारियों को। महाराष्ट्र में आज ये मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, और बिहारी मां की गाली देके, बहन की गाली देके भगाया जाता है, थप्पड़ों से पीटा जाता है। तो महाराष्ट्र में किसकी सरकार है, कौन सत्ता में बैठा हुआ है? तो क्या उसको कंडेम करने के लिए ये लोग आएंगे? हमारे मित्र जी बैठे हुए हैं कि वहां की सरकार को कंडेम करेंगे, उनको करना चाहिए पूर्ण तरीके से, वहां की सरकार को कंडेम करना चाहिए। अब आगे आपको एक बात और मैं बताऊं, बिहार की जनता, जो यहाँ के नौजवान हैं, यहाँ के छात्र हैं, इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले अनंत जी बोल रहे थे, अपनी पहले जो बातें की, उन्होंने कहा कि बिहार को ये दिया, वहां बिहार को वो दिया। बिहार को अभी तक 2014 से पहले बिहार के लिए वादे किए गए थे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बनेगी, केंद्रीय विश्वविद्यालय बनेंगे, ये खुलेगा, वो खुलेगा। आज तक बिहार को कुछ नहीं मिला, आज तक बिहार को कुछ नहीं मिला। हमारा क्षेत्र है जहां मैं मधुबनी का रहने वाला हूं, यहां एक जयनगर क्षेत्र है, वहां एकमात्र डीबी कॉलेज है। 2005 में कहा गया था बीए डिग्री का केंद्र खुलेगा, आज तक नहीं खुला, जर्जर स्थिति में है। 11 साल हो गए मोदी जी के सरकार को, 2 करोड़ युवाओं के रोजगार का वादा किया, 22 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का काम करे। ये मैं चाहता हूं, और बिहार की जनता चाहती है, बिहार के युवा चाहते हैं कि सिर्फ बतौली बाजी से नहीं चलेगा काम। बिहार के लोग जाग गए हैं, बिहार के लोग जो शिक्षा पे बात करेगा, जो रोजगार पे बात करेगा, जो स्कूल कॉलेजेस विश्वविद्यालय बनाने की बातें करेगा, बिहार की जनता वहां जाएगी। ये बतौलेबाजी करके, लफड़ा हंगामा फसाद करके, ये बिहार की जनता इसको रिजेक्ट करेगी और जरूर रिजेक्ट करेगी। चिंता मत करिए, मैं बस यही कहना चाहूंगा। अनंत अमित काउंटर करेंगे आप, उसके बाद मैं प्रवीण जी के पास जाऊंगा। भाई वो बड़ी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इन बातों से कोई लेना देना नहीं, वो किसी भी पार्टी का। मैं अतुल भाई साहब, मैं इनको जवाब दे देता हूं। देखिए हक साहब, आज जिस मुद्दे पर डिबेट कर रहे थे उस मुद्दे पर तो डिबेट करेंगे, लेकिन आपके जो सवाल है उनका भी जवाब मैं दे देना चाहता हूं। आप जयनगर की बात की, आपने दरभंगा की बात नहीं की। दरभंगा में एम्स किसने स्टार्ट किया है? हमारी सरकार ने। बिहार की सड़कें जो चमचमाती हुई सड़कों पे माननीय राहुल गांधी और माननीय तेजस्वी यादव जी घूम रहे हैं, उसी सड़कों पे 2005 से पहले राहुल गांधी पानी की नैया पे घूमा करते थे, आज वो बुलेट पे घूम रहे हैं। और दूसरी बात, आपने महाराष्ट्र की चर्चा की हक साहब, आप ये बताइए, मैं पूछना चाहता हूं कि आज बिहार में रेवती रेड्डी और बिहार में जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री आज जो राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी के साथ घूम रहे हैं, इन्होंने चेन्नई में क्या कहा?
ये बिहार के लोग, बिहारी सिर्फ टॉयलेट साफ करने वाले लोग हैं। और ये रेड्डी साहब ने, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने क्या कहा कि बिहार के लोगों के डीएनए में ही गड़बड़ी है। और आज उसी बिहार की सड़कों पे बिहार के 13 करोड़ लोग को अपमानित करने के बाद आज बिहार में वोट मांगने गए हैं और राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी उनको बिहार का भ्रमण करा रहे हैं। ये बिहार के लोगों का अपमान है। बिहार के लोग इसको अपने वोट के तहत इनको जवाब देंगे। और विकास की बात है, विगत 2005 के बाद से हमारी सरकार है अतुल जी बिहार में, और उसी बिहार में 2005 के पहले बहन बेटियां सड़कों पे नहीं निकला करती थी 5 बजे। आज रात को 11-12 बजे भी बहन बेटियां सड़कों पे निकल रही हैं। और आज जिस तरीके से बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है और विकास की नई नई गाथाएं बिहार लिख रहा है, ये सिर्फ एनडीए की देन है। ये कांग्रेस और आरजेडी की सरकार में बिहार की जनता ने भी देखा है और देश ही नहीं दुनिया में देखा है। आज जिस तरीके से वोट अधिकार की बात करें, वोट चोरी की बात करें, वोट चोरी की बात कौन कर रहा है? जो वोट का लुटेरा था लालू यादव जैसे लोग, जो वोट के बैलेट बॉक्स को अपने घरों में ले जाते थे, आज वो वोट चोरी की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ जनता को गुमराह करने की बात कर रहे हैं। और बिहार की 13 करोड़ जनता इनके बातों में नहीं आने वाली है। आपने तमिलनाडु की बात नहीं बताई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री क्या कह रहे थे? उन्हीं के दयानिधि मारन, उन्हीं की पार्टी के है ना, उन्होंने कहा था बिहारी लोग टॉयलेट साफ करने वाले लोग हैं। आपने उसके ऊपर कुछ नहीं कहा। लेकिन हम ये कहते हैं कि हमारी सरकार ने कहा है, हमारी पार्टी का ये लक्ष्य है, सबका साथ सबका विकास सबका सम्मान, ये हमारा लक्ष्य है। हम न किसी का अपमान करते हैं न अपमान सहते हैं। उसी अपमान के बदौलत हमने आज सड़कों पर उतरकर हमने कांग्रेस का विरोध करने का कोशिश किया, तो उसी कांग्रेस ने अपने ऑफिस से पत्थर और बंदूकें लहरा रही थी। इसका भी जांच हो रहा है, चिंता मत करिए, इसके भी जवाब देंगे। और हम तो बार बार कह रहे हैं कि बिहार में चुनाव होने वाला है। बिहार की 13 करोड़ आपका अगर हो गया हो, एक ही बात को 4 बार बोल रहे हैं आप, अगर आपका हो गया हो तो हम बोले ठीक है, ठीक है। हक साहब जल्दी से कमेंट कर दीजिए, उसके बाद प्रवीण जी के पास जाओ। बहुत छोटा सा कमेंट। मुद्दे की बात यह है कि हमारे मित्र जो है होमवर्क करके नहीं आते हैं। हमारे मित्र ने कहा कि हमारे मित्र जो है होमवर्क करके नहीं आते। होमवर्क के दरभंगा में एम्स खुल गया क्या? अरे खुलेगा ना भैया, अरे खुलेगा तो ये वादे तो 15 लाख रुपया के भी थे। ये 15 लाख खाते में आएंगे, आ गया क्या? हक साहब आपको शर्म नहीं आ रही? अब आपने भी शायद होमवर्क नहीं किया है भाई। 15 लाख वाला जुमला बहुत साल पहले खत्म हो चुका है। 15 लाख वाला जुमला अब नहीं चलेगा, कई चुनाव हो चुके हैं। बहरहाल प्रवीण जी, मैं आपके पास आऊं उसके पहले एक बड़ी खबर आ रही है। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष है राजेश राम, उनका बयान सामने आया है। कांग्रेस ऑफिस पर हमला दुर्भाग्यपूर्ण है, ये कहना है राजेश राम का। ऑफिस पर जो हमला किया गया वो अचानक किया गया, कोई तैयार वहां पर नहीं था और उन पर हमला कर दिया गया, यानी आपको भनक भी नहीं लग पाई। हम अहिंसा के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, कांग्रेस पार्टी इसी का समर्थन करती है। राजेश राम ने कहा बीजेपी को हिंसा पसंद है तो वो करते रहे, हम इसका जवाब ऐसे ही देंगे। राजेश राम का कहना है कि हमारे ऊपर अचानक से हमला कर दिया गया और बीजेपी ये कह रही है कि हम लोकतांत्रिक तरीके से वहां पर प्रदर्शन करने गए थे, कांग्रेस की तरफ से हमारे ऊपर पत्थरबाजी की गई। प्रवीण जी, जो बात यहां पर हक साहब कह रहे थे, अच्छा पहले बाइट सुना देते हैं। ये हमला अचानक से हुई है और ताले तोड़ के हुए हैं और ये इस तरह का घटना होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन एक चीज आपको बता दूं कि हम लोग सत्य, अहिंसा और बापू के मानने वाले लोग हैं और हम अहिंसा के रास्ते के मानने वाले लोग हैं। इसलिए उनको हिंसा पसंद है तो अपना वो हिंसा करते रहे। हम अहिंसा और सत्य की लड़ाई लड़ते रहेंगे, इसमें हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक चीज मीडिया में बहुत वायरल हो रही थी कि यात्रा पर जो है कई तरह के हमले हो सकते हैं। अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि यात्रा पर हमला जो है होने के पहले मेरे कार्यालय पर हमला जो कहा गया वो अनुमान साबित हो गई कि बीजेपी के लोग का ये फैलाया हुआ मार्ग था। प्रवीण जी, अगर आपने राजेश राम को ध्यान से सुना होगा तो इस पर भी विवाद हो सकता है। वो कह रहे हैं कि मीडिया में चर्चा थी कि हमला हो सकता है, उसके पहले उन्होंने कहा कि अचानक से हमला हो गया। दोनों बातें एक ही साथ कह रहे हैं। मेरा कहना यह है कि जब सब पता था उसके बाद फिर कहना कि अचानक से हो गया, इसकी भी जांच हो जानी चाहिए, वो पुलिस का काम है। लेकिन सबसे अहम बात जो यहां पर हक साहब ने कहा, उनका कहना है कि भाई इस पूरे प्रकरण में हमें विकास की गाथा को सर्वोपरि रखना चाहिए। यहां तो गाली गाथा है,
गालियों की ही गाथा चल रही है। विकास की गाथा पर हम चर्चा करें तो कैसे करें? देखिए अतुल जी, हक साहब चाहे अनंत जी, जो दोनों मेरे मतलब अच्छे मित्र हैं, और दोनों लोग अपनी अपनी पार्टियों के एजेंडे को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं सर, मैं एजेंडे को नहीं लाने के काम कर रहा हूँ सर। माफी चाहूंगा बीच में इंटरप्ट करने की। देखिए, सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं लोकतंत्र को सेव करने की कोशिश कर रहा हूँ बस सर। और जहां तक बात है, इस देश की बात है, सब लोग मान रहे हैं कि अभी राजेश राम जी ने कहा ये देश गांधी जी का देश है, और बिहार में गांधी जी ने बहुत अच्छे से काम किया है। उन्होंने अहिंसा को अपनाया था। उस समय भी जब स्वतंत्रता आंदोलन की बात हो रही थी तो हमारे देश में दो दल थे, गरम दल और नरम दल। तो गांधी जी नरम दल में थे और अहिंसा की बात होती थी। तो यहाँ हमारे देश में भी हिंसा की, और बिहार में हिंसा की, हालांकि देखा जाए तो अभी बिहार में सियासी पारा और चुनावी पारा बहुत चढ़ा हुआ है, और चुनाव मैदान में आते ही कुछ ऐसी बातें निकल जाती है। लेकिन बातें निकले तो क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, इस पे तो सभी पार्टियों को ध्यान रखना पड़ेगा। पर्सनल, चुनाव के दिनों में पर्सनल अटैक होते हैं, पारिवारिक अटैक मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। जो हुआ है, एक तरफ राजेश राम जी थी, पहले ही मीडिया में खबरें चल रही थी कि सदाकत आश्रम में होने वाला, उनके बयान से ही विरोधाभास दिखता है। अगर हमला होने वाला था तो आपने तैयारी क्यों नहीं की है? जब हमला हो गया तो आप, ये लोग कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, तो वहां से पत्थर कहां से आ गए? तो इस पे भी प्रश्न चिन्ह। जब आगे पुलिस जांच करेगी, ये जांच का विषय है, जांच के बाद बोलना ही इस पे महत्वपूर्ण होगा। जांच के बाद भी इस पे कुछ कहा जा सकता है कि इसमें किसका हाथ है, किसका नहीं हाथ है, ये आगे की बात है। लेकिन प्रवीण भाई, मेरा एक सवाल है कि इन सारी चीजों से जो गाली पर गदर मचा हुआ है, साजिश है, ब्लंडर है, क्या है, वो सब कुछ जांच के दायरे में आएगा। लेकिन पिछले कुछ चुनावों का अगर हम पैटर्न देखें, कमोबेश उसी ट्रैक पर बिहार का चुनाव भी जाता दिख रहा है। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? बीजेपी हो, कांग्रेस हो, बाकी दल सभी दावा करते हैं, उनका लोकतांत्रिक अधिकार भी है, दावा नहीं करेंगे तो पहले ही सरेंडर तो कर नहीं देंगे। लेकिन वहां जिस तरीके की उग्रता है, बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस की हताशा है। उनके रैलियों को अगर देखा जाए, कहा जा रहा है कि बड़ी भीड़ आप गई है, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसी भी चर्चाएं हो रही हैं कि आरजेडी थोड़ा सा अगर छिटक रही है तो भीड़ कम हो जा रही है। क्या सच्चाई इससे इसके इर्द गिर्द है, या बीजेपी जो रैली चल रही है कांग्रेस की, या उनकी जो यात्रा चल रही है, उस यात्रा को समझने के बाद थोड़ा ज्यादा उत्साह में नहीं आ पा रही है? देखिए, मीडिया में एक ये भी खबर आ रही थी कि राहुल गांधी के रैली में गाजीपुर से लोग भी गए थे। तो ये खबर आ रही थी। अब कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई नहीं है, इसके खबर के पीछे जाया जाएगा तब पता चलेगा। लेकिन पिछले कुछ चुनावों से देखा जा रहा है कि मीडिया में इस तरह की बातें जब होने लगती है तो बहुत सारे जो प्रमुख मुद्दे हैं वो गायब हो जाते हैं, चाहे पक्ष का हो या विपक्ष का हो। पक्ष है जो अपना विकास का गाथा गिनाती है, विपक्ष उसे कंडेम करता है, उसी में इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग हो जाता है, और मीडिया भी उसके पीछे चला जाता है, या उन मुद्दों पर उसी में जो विकास की बात है, जो अभी हक साहब बात कर रहे थे, बहुत सारी बातें छिप जाती है। ऐसा नहीं है। जो अभी वर्तमान सरकार है उससे पिछले 10-11 साल इसके हुए हैं, लेकिन इसके पहले किसकी सरकार थी? 10 साल तो मनमोहन सरकार की सरकार थी। और जहां तक यूनिवर्सिटी की बात कर रहे थे तो बिहार में 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, पास हुई मनमोहन सिंह के सरकार में, लेकिन चालू हुई थी वर्तमान सरकार में। तो ये भी जानकारी होनी चाहिए कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी की एक मोतिहारी में है और एक गया में है। तो विकास की बात होनी चाहिए, युवाओं को बरगलाना नहीं चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी हो। वोट के समय पर इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन बातों को ऐसे न कहें जिससे जनता में एक उग्र हिंसा भड़के और जनता एक दूसरे के खिलाफ आपस में बढ़ जाए। ठीक है, लेकिन शायद अब वो दौर नहीं रह गया। इसीलिए हमने जब चर्चा की शुरुआत की थी तो हमने बताया और उस बात पर हमने फोकस भी किया कि वो एक अलग
समय की राजनीति थी, लेकिन आज के दौर की अगर राजनीति को हम देखें तो वहां पर उग्रता या तो साफ तौर पर दिखती है या फिर उग्र कराने के लिए नेता ही उत्साहित करते रहते हैं और बाद में उनसे अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, ये कहकर कि हमारा मंच हो सकता है लेकिन एजेंट किसी और पार्टी का होगा। तो भाई आपका मंच है तो तय भी तो आपको करना पड़ेगा, कोई और पार्टी का व्यक्ति ना जाए, और अगर फिर भी आ जाता है तो आपको उसका बचाव भी करना पड़ेगा। सचिन पायलट क्या कह रहे हैं जरा सुन लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस मुख्यालय पर सदानंद आश्रम में जो हिंसा करी है वो एनडीए के लोगों के घबराहट का परिचय है। हिंसा का सहारा लेकर विपक्ष की आवाज दबाने का अगर वो मानस रखते हैं तो संभव नहीं होगा। मुझे लगता है कि चुनाव में जो जनसमर्थन मिल रहा है यात्रा को, गठबंधन को, राहुल जी के जो यात्रा में पब्लिक उमड़ कर आ रही है, उसे देखकर घबरा गए हैं और वो हिंसा का सहारा लेकर लोगों की आवाज दबाना चाहते हैं। संभव नहीं होगा। पूरी कांग्रेस पार्टी और पूरा गठबंधन दुगनी ताकत से जनता के बीच में रहकर ये चुनाव लड़ेगा और चुनाव जीतेगा। अनंत अमित साहब, भाई जल्दी से फाइनल कमेटी आपका, दुगनी ताकत से विपक्ष या कांग्रेस अपनी लड़ाई लड़ेंगे, इसमें कोई शक भी नहीं होना चाहिए, लड़ना भी चाहिए, लेकिन बीजेपी इसी ट्रैक पर आगे बढ़ रही है कि आप दुगनी ताकत से हमारा विरोध करते रहिए, गाली गलौज चलते रहिए, हमारा कमल खिलने के लिए तैयार है। क्या यही रणनीति है या बदलाव करने की जरूरत है कम से कम बिहार में? अतुल जी, माननीय राहुल गांधी जी इससे पहले भी वोट अधिकार यात्रा के पहले भारत जोड़ो यात्रा भी उन्होंने किया था, पूरे देश में किया था, जिसकी जरूरत नहीं थी। भारत जोड़ो, भारत पहले से जुड़ा हुआ है। और आज जो वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं, चुनाव आयोग लगातार पूरे 365 दिन ये पूरी यात्रा करता है पूरे देश में, लोगों को ये कहता रहता है कि वोट का अधिकार सबको है, लोगों को ज्यादा से ज्यादा वोट करना चाहिए। तो राहुल गांधी जी तो ईसीआई की बात को ही आगे बढ़ा रहे हैं ना, लेकिन राहुल गांधी जी को इसके साथ दिक्कत क्या है कि जो 65 लाख वोटर जो बिहार में जो घुसपैठिए आ गए हैं, तो अतुल जी मैं और आपको एक बात बताऊंगा, हक साहब को पता होगा कि नहीं होगा, प्रवीण भाई साहब को जरूर पता होगा। 2003 में जब एसआईआर आया तो उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा था कि ये घुसपैठिए जो है, इन घुसपैठियों को वोटर लिस्ट से बाहर करना बिहार की बहुत बड़ी जरूरत है। ये किसने कहा था? तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी ने कहा था। ये हक साहब को शायद पता नहीं होगा, क्योंकि प्रवीण भाई साहब लोग पत्रकार है तो निश्चित तौर पे इनको पता होगा। और बिहार की जनता ने यह तय कर लिया है कि, और इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि एक भी वोटर जायज वोटर कटेगा नहीं और एक भी आनंद भाई, यही तो समस्या है ना कि बिहार की जनता ने तो तय कर लिया है, लेकिन पार्टी के नेताओं ने क्या तय किया उसी में कंफ्यूज हो रही जनता। कि बात तो मुद्दों की होती है लेकिन बात गाली गलौज पर चली जा रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लग जा रहा है, तोड़फोड़ हो जा रही है। अगर तय करना है तो कुछ ऐसा तय करिए जो वहां के हक की बात हो। अब वहां पर तय यह भी करना है कि बीजेपी कांग्रेस तो आमने सामने है या फिर आपके समर्थक दल जो है वो आपके साथ होंगे, उनके साथ होंगे, लेकिन इस बिहार की लड़ाई में ट्रायंगल बनाने की कोशिश भी की जा रही है। और वो नेता, मैं नाम नहीं लूंगा या कहिए तो ले भी लेता, वो बार बार कह रहे हैं कि इसी राजनीति को तो हम बदलने आ रहे हैं। तो रणनीति उनकी भी है, मुझे लगता है बारीकी से आप लोगों का उनका भी ख्याल रखना चाहिए, कहीं बाजी उधर ना हो जाए या फिर किंग मेकर वो ना बन जाए। हालांकि जो तय होता है वो जनता ही तय करती है। बहुत शुक्रिया आनंद भाई आपका, हक साहब आपका और प्रवीण भाई आपका। तो मौजूदा दौर में एक बार फिर से बिहार में या बिहार के इर्द गिर्द की राजनीति में गाली गलौज, क्या यह रणनीति है, क्या यह साजिश है या फिर ब्लंडर है, इस पर चर्चा तो हो रही, लेकिन जवाब एक दूसरे के ऊपर ही थोप दिया जाता है, ये कहते हुए कि नहीं, अगर किसी ने गाली दी तो हमारा नहीं, एजेंट उनका है। अगर एजेंट उनका आकर आपको नुकसान पहुंचाए तो सोचना भी आपको ही पड़ेगा। नमस्कार। आधी आबादी को पूरा अधिकार देने के